हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिन्वेस्टिंग जर्नी। फिन्वेस्टिंग जर्नी में आपका फिर से स्वागत है। और आज का दिन है 7 नवंबर एंड एज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फर्दर of our previous video based option to invest in PSU companies part 2. So we'll be going to discuss about उसमें sorry for the English continuously but हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं कि अभी सेकंड फैक्टर उसका रीज़न क्या है और स्टॉक का लेवल अभी करंटली क्या चल रहा है कि भाई प्राइस लेवल क्या चल रहा है CPS ETF का. सो वी कैन बी एबल टू identify what's the best position to invest in the ETF. Okay, and that will be whether it will be for long term or a short term perspective. ठीक है. तो yes, I forgot to mention another factor about PSU stocks not performing के भी PSU stocks perform क्यों नहीं करते हैं. तो another factor is companies are getting privatized. सो गवर्नमेंट ने एक डिसीज़न लिया है कि भाई हम कंपनीज को प्राइवेटाइज करेंगे, यानी कि जो भी है बाहर के इन्वेस्टर्स यानी कि आउट ऑफ कंट्रीज़ के इन्वेस्टर या फिर यहाँ के इंडिया की कोई प्राइवेट कंपनी ये PSU कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहती हो तो गवर्नमेंट उसका स्टेक उसमें सेल करके वही पर्टिकुलर स्टेक उस कंपनी को दे देगी, यानी कि दे कैन बी एबल टू इन्वॉल्व इन द कंपनी के मैनेजमेंट में वो इन्वॉल्व हो जाएगी. तो वही फैक्टर है, वन ऑफ द फैक्टर्स कि भाई इन्वेस्टर्स को इसमें इंटरेस्ट कम हो रहा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए. आई एम नॉट सेइंग कि भाई कोई कंपनी इसमें इन्वेस्ट करेगी, यानी कि कोई प्राइवेट कंपनी इसके अंदर स्टेक परचेस करेगी तो ये कंपनीज परफॉर्म नहीं करेगी. यस, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि भाई गवर्नमेंट ने ये डिसीजन क्यों लिया है, बिकॉज ऑफ इम्प्रूविंग देयर परफॉर्मेंस. उनका जो भी ईयरली बेसिस पे जो टारगेट है, ये जो परफॉर्मेंस है वो एज पर द एक्सपेक्टेशन नहीं हो रहा है. एंड दैट्स अ वे कि भाई वो लोग ऐसा प्राइवेटाइज करके उसका परफॉर्मेंस इम्प्रूव करें और उसमें भी रेवेन्यू भी जनरेट थोड़ी बहुत ज़्यादा करें. सो दे कैन लाइक उसमें इंडिया के ही इकोनॉमी में लाइक एडवांटेज रहेगा कि भाई रेवेन्यू बढ़ेगी तो कंपनी को प्रॉफिट भी बढ़ेगा और प्रॉफिट बढ़ेगा तो गवर्नमेंट को प्रॉफिट शेयरिंग में भी थोड़ा बहुत ज़्यादा मिलेगा और परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती जो रहती जाएगी, यानी कि बिजनेसेस भी इम्प्रूव होते जा रहेंगे, कंपनीज का असेसमेंट टाइमली बेसिस पे होता रहेगा. तो वही फैक्टर्स है. मे बी गवर्नमेंट इज थिंकिंग दैट्स द कॉज ऑफ लाइक गवर्नमेंट इज टेकिंग दिस काइंड ऑफ डिसीजन. यस, अनदर फैक्टर ये भी है कि भाई आगे की हिस्ट्री चेक करते हैं कि भाई कोई भी गवर्नमेंट की कंपनी प्राइवेटाइज में हुई है तो उसका स्टॉक परफॉर्म करता है कि नहीं करता है. तो यस, आगे की थोड़ी हिस्ट्री ऐसी ही है कि भाई जब गवर्नमेंट की कोई कंपनी प्राइवेटाइज करती है तो उस कंपनी का स्टॉक बहुत गिर जाता है, यानी कि इट्स नॉट परफॉर्मिंग और वो कभी भी अपने खुद के ओरिजिनल लेवल पे तो आता ही नहीं है. तो वो हिस्ट्री पब्लिक अभी कंपेयर करके ये कंपनीज से थोड़ा बहुत दूर जा रही है, यानी कि दूर जा रही है, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो सब कुछ करती नहीं है. यस, लेवल के हिसाब से ट्रेडर्स ट्रेड करते रहते हैं, म्यूचुअल फंड वाले भी इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं डिविडेंड फैक्टर के लिए. तो वो तो चलता ही रहेगा साइड में, बट ये फैक्टर यानी कि जो जो फियर रहता है मार्केट में वो कंपनीज को वो क्या बोलते हैं कि स्टॉक को परफॉर्म नहीं करने दे रही है थोड़ा बहुत. तो वही रीज़न है कि भाई स्टॉक्स अभी इतना क्यों गिर रहे हैं और वो सेम लेवल पे क्यों आ चुके हैं. देर आर अदर रीजंस, आई कैन नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन इट इन द सेम वीडियो. और हम थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन भी नहीं शेयर कर सकते कि भाई यस डेफिनेटली क्या है कि भाई इसमें फियर थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि किसी को गवर्नमेंट को या फिर कोई कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ये बात ऐसा लगे कि भाई सही है कि नहीं है. सो आई कैन नॉट बी एबल टू शेयर एवरीथिंग एंड आई डोंट नो एवरीथिंग अबाउट द कंपनीज के भाई कंपनी का अंदर मैनेजमेंट में क्या होता है वो हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है. बट यस, लॉजिकली हम इतना डिफाइन कर सकते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर पर्पज़ हो सकता है, यानी कि ये रीज़न हो सकता है स्टॉक्स नॉट परफॉर्मिंग वेल. ठीक है. और अब हम जाने वाले हैं उसके लेवल चेक करने के लिए भाई करंटली उसका लेवल क्या है. तो डेली बेसिस पे आप CPSE ETF का देख रहे हो कि भाई करंटली उसने अप ट्रेंड चालू कर दिया है. यू कैन सी कि भाई उसका जो अप ट्रेंड है लेवल का इंडिकेटर ये ग्रीन पे आ चुका है और ये उसका ब्रेक किया था 16.79 पे. तो उसके ऊपर है करंटली 16.95 क्लोजिंग प्राइस. आई एम नॉट श्योर, मैंने अभी चेक नहीं की है, बट यस उसके ऊपर ही होगा पॉसिबली. यस, बट नाउ अभी उसने सुपर ट्रेंड चालू कर दिया है तो अपने पास एक
फैक्टर वो भी है कि भाई हम स्टॉप लॉस क्या कहाँ पे रख सकते हैं। तो यू कैन सी इन ग्रीन सिग्नल कि भाई 15.75 इट शोज ऑन डेली बेसिस, तो हम अपना स्टॉप लॉस 15.45 तक रख सकते हैं। यस, पैरेलली वी हैव टू चेक कि भाई निफ्टी कितना चल रहा है। निफ्टी ऑलमोस्ट 2-3 दिन से प्लस ही है और उसके हिसाब से ही ये उसकी रैली हो सकती है। तो फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि भाई 1-2 दिन के लिए जो करेक्शन मार्केट में होगा, यानी कि फ्यूचर लाइक अपकमिंग वीक्स में जो भी मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन होगा तो उसके इम्पैक्ट भी ये सब लाइक ETFs यानी कि स्टॉक्स में भी पड़ेगी और वो थोड़ा बहुत नीचे परफॉर्म करेंगे। बट यस, वी हैव अ चांस टू गेट इनटू अ ग्रेट पोजीशन कि भाई ये 55 यानी कि 55 तो नहीं बट 16 के लेवल पे आ सकता है। तो हम 16 के लेवल पे एंट्री मार सकते हैं विथ कीपिंग माइनस स्टॉप लॉस ऑफ 15.45 एंड देन वी कैन वेट व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग ऑन द मार्केट। ठीक है, तो वो भी हो सकता है। लेट्स चेक ऑन वीकली चार्ट। वीकली बेसिस चार्ट पे भी ये अपने रेजिस्टेंस के लेवल पे नहीं, सपोर्ट के लेवल से थोड़ा बहुत ऊपर आ चुका है और उसने अभी EMA क्रॉस की ग्रीन लाइन को टच करने के लिए अभी लाइक जर्नी शुरू कर दी है, दैट इज 17.44। तो वीकली बेसिस पे ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस आ सकता है। इफ इट क्रॉसेस अप देन इट कैन मूव टूवर्ड्स 19.44 और उसके बाद वीकली बेसिस का उसका सुपर ट्रेंड चालू हो सकता है। बट RSI लेवल यू कैन सी कि भाई उसका 46 है और MACD में भी उसका क्रॉस ओवर है। सो ये वीकली बेसिस पे पॉजिटिव साइन है। ऑन डेली बेसिस लेट्स सी, डेली बेसिस पे तो RSI 59 हो चुका है, तो थोड़ा बहुत अभी नीचे भी जा सकता है यानी कि फिर ऊपर भी जा सकता है। यस, बट जर्नी लिमिट्स ऑन टू 76। लास्ट टाइम का हम देख सकते हैं कि भाई 76 लेवल के RSI पे वो फिर बाउंस बैक कर चुका था, तो इसमें रेजिस्टेंस आ सकता है थोड़े बहुत आगे लेकर। डेली लेवल पे रेजिस्टेंस 17.33 आ सकता है एंड देन आफ्टर 17.85 इज अनदर लेवल। सो वी कैन बी एबल टू इवेल्युएट कि भाई ये कहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, तो अपने फिर से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर एवरेजिंग कर सकते हैं ऑन डेली बेसिस। मंथली बेसिस पे भी अच्छा लेवल थोड़ा बहुत सुधार हो रहा है। RSI के लेवल से 30 ऑलमोस्ट 29 के लेवल से अभी 37 आ चुका है, तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होने के लिए ट्राई कर रहा है ये ETF, यानी कि कंपनीज आर परफॉर्मिंग। अभी स्टॉक उसका परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। रीज़न इज़ कि बायबैक के न्यूज़ आ रहे हैं। गवर्नमेंट इसमें बायबैक चाहती है, ये कंपनी को बायबैक शेयर करने की चाहती है। तो यस, 2-3 महीने के लिए ऐसा ही रहेगा कि भाई कंपनीज डिसाइड करेगी कौन से लेवल पे बायबैक करना है, कब करना है बायबैक, यानी कि एंड यस अनदर फैक्टर विल ऑल्सो बी कि भाई बायबैक प्राइस क्या रहेगा, यानी कि इफ़ द कंपनी इज रनिंग ऑन 130 लेवल और वो बायबैक प्राइस रखेगी 120 132, सो देयर इज़ नो रीज़न फॉर लाइक इन्वेस्टर को तो वही लगेगा भाई बायबैक में मैं लाइक व्हाई शुड आई पार्टिसिपेट इन बायबैक, तो वो भी रह सकता है। सो वो फटाफट ऐसा चालू करेगा, सेलिंग चालू कर देंगे कि भाई अभी नहीं करना है कंटिन्यू, तो अभी चलो जितना भी लेवल है अपने को जो भी प्रॉफिट मिल रहा है वही प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। ठीक है, तो वो ऐसा फैक्टर रह सकता है। यस, सो कीप एन आई ऑन न्यूज़ ऑन PSU सेक्टर्स फर्स्टली वंस यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन दिस पर्टिकुलर ETF। यस, ऑन मंथली बेसिस पे भी आपको लग रहा है भी थोड़ा बहुत उसमें स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ आ रहा है एंड यस 37 RSI है एंड देन आफ्टर इट माइट बी गोइंग टू क्रॉस ओवर, ये MACD में भी क्रॉस ओवर मंथली बेसिस पे हो सकता है और उसके पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लेवल है 17.81 देन 20.90 एंड देन आफ्टर 25.64, वो बहुत ही दूर है अभी। तो वी हैव टू वेट फॉर ऑलमोस्ट लाइक 6 मंथ्स और 3 और 4 मंथ्स अनटिल एंड अनलेस स्टॉक्स परफॉर्म करते हैं कि नहीं करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स जो मैंने बताए। सो उसके अकॉर्डिंगली हम इसमें सोच सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बट यस, रिस्क मैनेजमेंट इज़ फर्स्ट, उसमें रिस्क पहले देख लेने का और स्टॉप लॉस रख के ही इन्वेस्टमेंट करने का, एवरेजिंग करने का सोचने का। बट अपनी पूरी कैपिटल कभी भी कोई स्टॉक में या फिर कोई फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करने का, अपने को चांस फ्यूचर में भी मिलते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए एंड सी यू टुमारो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।